Hello students, welcome back to the channel. In today's video, we are going to study chapter Life Processes, class 10 Science. I am going to guide you through the chapter line by line from the NCERT textbook because as you know, the class 10 Science question paper is directly based on it. हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ अलाइव है? क्या सिर्फ मूवमेंट को देखना ही काफ़ी है? आज हम इन्हीं लाइफ प्रोसेस के कंसेप्ट को लर्न करने जा रहे हैं जो कि इसेंशियल फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखते हैं यानी जिंदा रखते हैं। जब हम एक डॉग को रनिंग करता हुआ देखते हैं या एक इंसान को वॉकिंग करता हुआ देखते हैं तो हम जानते हैं कि वो अलाइव हैं। लेकिन मैन और डॉग या दूसरे लिविंग बीइंग जब सो रहे हों तो क्या उन्हें तब भी अलाइव कहा जा सकता है? तो हम में से कुछ लोग कहेंगे कि वे सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इसलिए वे अलाइव हैं। ग्रीन प्लांट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे अलाइव हैं? कुछ लोग कहेंगे कि उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं, इसीलिए वे अलाइव हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स कलरफुल भी होती हैं, तब फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में कुछ लोग कहेंगे कि वे टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, इसीलिए वे अलाइव हैं। तो इसका मतलब ये है कि अलाइव होने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो विजिबल मूवमेंट हो जैसे ग्रोथ, ब्रीथिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, या इनविजिबल मूवमेंट जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमारे सेल्स के अंदर, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ब्रीथ तो करते हैं लेकिन वो ब्रीथिंग दिखाई नहीं पड़ती, यानी हमें उसका मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता। और इसी तरीके से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो इतने स्लोली ग्रो करते हैं कि वो भी हमें नज़र नहीं आता। इसीलिए केवल विजिबल मूवमेंट के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं। बात करें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है यानी मॉलिक्यूल्स का मूव होना, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट है, गैसेस का, आयंस का, तो ये मूवमेंट जो है वो जारी रहता है और ये मूवमेंट जो है हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या लाइफ के लिए ज़रूरी है? तो बायोलॉजिस्ट कहेंगे बिल्कुल। वायरसेस लेकिन ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं जब तक वो अपने होस्ट सेल के अंदर ना चले जाएं, यानी जब वो होस्ट सेल में होते हैं तब वो इस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं, अदरवाइज वो इस तरीके का कोई मूवमेंट शो नहीं करते। इसीलिए उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी माना गया है, यानी उनको लिविंग में भी रखा गया है और नॉन लिविंग में भी रखा गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक बॉडी का पूरा एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम की तरह काम करती है बॉडी लिविंग बीइंग की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और सेल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और जो इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होता नहीं है। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो इस ऑर्डर को, यानी जो हमारा सिस्टम है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का जो सिस्टम है, यानी इसका जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, तो इसे ब्रेक डाउन जो है करता रहता है। तो इसीलिए अलाइव रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को अपने डैमेज्ड पार्ट्स को, यानी जहाँ जहाँ पर भी जो बॉडी के अंदर डैमेज हो रहे हैं तो उनको जो है रिपेयर करना पड़ता है, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखना पड़ता है। और क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो कॉन्स्टेंटली ज़रूरी होता है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बॉडी में होता रहे, कि जहाँ पर जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है वहाँ तक वो मटेरियल
पहुंचना चाहिए। तो बॉडी के का जो ये स्ट्रक्चर है, यानी कि बॉडी का जो ये सिस्टम है, इसको कैसे बनाया रखा जा सकता है। तो इसको बनाए रखने के लिए जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का सिस्टम मेंटेन रहे, इन प्रोसेसेस को ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो बॉडी में जो है कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो शांत बैठा हो या वो सो रहा हो, किसी भी मोड में हो, ये प्रोसेसेस जो है होते रहने चाहिए। और इनका पर्पस जो होता है कि ये ब्रेक डाउन और जो डैमेज होता है बॉडी में, इसे जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो लाइफ प्रोसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में, जैसे एग्जांपल न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखते हैं, उनके ऑर्डर को मेंटेन रखकर और बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं ये बिना एनर्जी के नहीं हो सकते, यानी कि दे रिक्वायर एनर्जी, और ये एनर्जी आती है फूड से। अब ये जो फूड है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ये फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, वो जो ये फूड है वो दूसरी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो फूड का किसी प्रोसेस के तहत बॉडी में लेना और उसको कन्वर्ट कर देना यूजेबल एनर्जी में, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर फूड बॉडी में खुद प्रिपेयर हो रहा है, जैसे प्लांट्स की बात हो रही है, तो फूड प्रिपेयर भी हो रहा है और उसका यूज भी हो रहा है एनर्जी के लिए, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और अगर ये फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लिया जा रहा है और फिर इसका यूज किया जा रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अब जो फूड होता है हमारा, ये एक्चुअली में कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो फूड में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, ये सब इनके अंदर कार्बन मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जो ग्रोथ होती है बॉडी की, उसके लिए हमें एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए, और ये एडिशनल रॉ मटेरियल भी फूड से ही आता है। यानी एनर्जी तो फूड से मिलती है, साथ में ये जो एडिशनल रॉ मटेरियल है ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डअप के लिए, ये जो मटेरियल है वो भी हमारा फूड से ही मिलता है। क्योंकि ग्रोथ का जो मतलब होता है वो है कि साइज का इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। तो जब ये नए सेल बनते हैं तो इनको ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लिपिड्स यानी फैट्स की, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फैट्स की बनी होती है मोस्टली, और कार्बोहाइड्रेट्स की, जिससे हमें एनर्जी मिल सके और स्टोरेज के लिए, और इस तरीके से मिनरल्स जो बोन्स, ब्लड वगैरह को बिल्डअप करता है। तो ये सभी रॉ मटेरियल जो हैं फूड से आते हैं। अब हम जानते हैं कि सभी लाइफ प्रोसेसेस को नीड होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी मिलती है फूड से, लेकिन ऑर्गेनिजम्स इस फूड को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरह की ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज करता है तो इसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में, जैसे कि ईस्ट
जो है जब ईस्ट को एनर्जी की रिलीज ज़रूरत होती है तो वो उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन के वो जो है ग्लूकोज का यूज़ करके और एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसको हम एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे रिस्पिरेशन टॉपिक में। अगर बात की जाए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा, तो जो फूड का गैसेस और वेस्ट का जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली सरफेस से होता है, क्योंकि उनका पूरी बॉडी जो है वो एक सेल की बनी होती है। जैसे अमीबा में फूड पार्टिकल्स या गैसेस हैं वो सब सेल मेम्ब्रेन से ही उसका एक्सचेंज होता है, यानी कि फूड का अंदर आना, अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ये सब जो है सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो यानी कि और सीधे सीधे इसमें जो है डिफ्यूज़न का यूज़ किया जाता है। डिफ्यूज़न मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल का मूव करना। तो सिंपल डिफ्यूज़न इसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग है या और दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं, तो बॉडी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उनके शरीर की जो जटिलता है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है ये। तो डिफ्यूज़न जो है यहाँ पर सिंपली डिफ्यूज़न से काम नहीं चलेगा, यानी डिफ्यूज़न इनफ नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं और ऑर्गेन्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के लिए। तो सिंपल डिफ्यूज़न से सभी रिक्वायरमेंट्स बॉडी की जो है पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जैसे अगर हम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो हमारा हर एक सेल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा जो है सिस्टम चाहिए कि जो है जो ऑक्सीजन जो है वो हर एक सेल तक पहुंचे, और उसके लिए सबसे पहले हमारे बॉडी में किसी एक जगह पे ऑक्सीजन जाए और वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो। जैसे कि लंग्स तक जाती है ऑक्सीजन, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के जरिए। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें फूड और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं एक ख़ास लोकेशन पर। जैसे कि फूड जो है वो आपका इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और वहाँ से डाइजेस्टेड फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विली के ज़रिए। और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक जाती है और लंग्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को पिकअप कर लेता है। लेकिन जो सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सभी सेल्स को ये फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारे अंदर, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ये फूड, ऑक्सीजन और दूसरे मटेरियल जो हैं वो हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं। बॉडी में होने वाली इन रिएक्शंस में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं जो ना केवल बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस भी होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब रिस्पिरेशन होता है, ऐसे ही यूरिया और यूरिक एसिड ये फॉर्म होता है जब प्रोटीन और अमीनो एसिड ब्रेकडाउन होता है। तो इन सभी हार्मफुल प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, जिसे हम एक्सक्रीशन के ज़रिए, यानी इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उसके ज़रिए हम बॉडी से इसे बाहर निकाल देते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूज़न के द्वारा ही हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पूरा एक सिस्टम होता है, ऑर्गेन सिस्टम, जहाँ पर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स तक, जैसे कि किडनी, लंग्स वगैरह तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन जैसे कि लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को जो है रिमूव करती है। जब एक्सलेशन हम लोग करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकल जाती है। इस तरीके से किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया, एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट को ये बाहर निकाल देती है। और बताता चलूँ कि किडनी जो है वो मेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में से एक है। ऐसी स्किन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसमें इससे स्वेट बाहर निकल के आता है। स्वेट के अंदर वाटर, सॉल्ट और थोड़ी बहुत उसके अंदर यूरिया भी होती है।
लिवर जो है वो टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में बदल देता है, यानी कि यूरिया जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है। इसी तरीके से लिवर जो है वो बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, जो हमारे पुराने जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें जो है उनको तोड़कर बाइल पिगमेंट्स बनाता है, जो कि फीसेस के ज़रिए यानी टॉयलेट के ज़रिए जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन भी जैसे जो फीसेस जो होती है वो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से ही जो है सीधी एनस में जाती है, और इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड है, डेड सेल्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं और बैक्टीरिया हैं। ये सब लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फीसेस के रूप में बाहर बॉडी से निकल जाते हैं। तो बात करें अगर हम न्यूट्रिशन की, तो हमारी बॉडी को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एनर्जी और दूसरी एसेंशियल सब्सटेंसेस, जिनका यूज़ बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस या दूसरे एसेंशियल जो सब्सटेंसेस हैं उनको सिंथेसिस करने के लिए करती है, क्योंकि बॉडी को ग्रोथ करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है अपनी बॉडी का। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी को दो चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक एनर्जी की और दूसरे एसेंशियल मटेरियल्स की। और ये दोनों चीज़ें जो बॉडी को मिलती हैं वो मिलती हैं फूड से। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब ही यही होता है कि बॉडी जो है फूड का यूज़ किस तरीके से करती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट और जो है एसेंशियल जो मटेरियल्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए किस तरीके से फूड का इस्तेमाल करती है, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये लिविंग बीइंग्स अपना फूड कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि एनर्जी सभी को चाहिए, लेकिन ये एनर्जी हर ऑर्गेनिजम्स को फूड से मिलती है। तो ये फूड उनको कैसे मिलता है, तो इसमें जो कैटेगरी की गई हैं वो दो हैं। पहला वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और दूसरे वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, या उनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और इसके अंदर आते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बनाते हैं, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। और हिट्रोट्रॉफ्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। तो प्लांट्स जो हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो फूड प्रिपेयर करने का काम होता है वो प्लांट्स का ही होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी ना किसी रूप में, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट की लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा लीव्स पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, और वाटर को जो है सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के थ्रू। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में पहुंचता है। फिर वहां पर जब सनलाइट फॉल होती है तो क्लोरोफिल जो होता है लीफ में, वो सनलाइट को जो है ट्रैप कर लेता है, और फिर ये रिएक्शन हो जाती है जिसमें ग्लूकोज फॉर्म होता है। इस ग्लूकोज का यूज जो है वो प्लांट जो है वो कर लेता है, और जो ग्लूकोज का यूज नहीं होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है आगे यूज के लिए। बिल्कुल ऐसा ही हमारे अंदर भी होता है, जो ग्लूकोज एक्सेस में होता है हमारे अंदर, तो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस की इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल से जो है वो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म होते हैं। ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर चला जाता है, और जबकि वाटर जो इसमें फॉर्म होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्शन से होते हैं। ये ओरिजिनल वाटर नहीं होता है जो रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, ये वो वाटर नहीं होता, बल्कि रिएक्शन में ये रिफॉर्म होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, और इनका यूज़ जो है वो प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म में ही जो है यूज़ कर लेता है। अब हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला काम होता है
कि जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट होता है, यानी कि जो लीव्स ग्रीन होती हैं वो इसी क्लोरोफिल के कारण होती हैं। और ये क्लोरोफिल सेल के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है उसी के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और इसका काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना या ट्रैप कर लेना। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा पहला इसके अंदर इवेंट है या स्टेप है। दूसरे में क्या होता है, उसके बाद जो वाटर होता है, वाटर को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये इस तरीके से होता है। इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। 2H2O, दो मॉलिक्यूल वाटर के, ये 4H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स कह सकते हैं हम इसे, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है निकल जाती है। ये ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली स्टोमेटा से बाहर कर दी जाती है। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये आपकी लाइट डिपेंडेंट जो है फेज है, यानी कि इस जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो मेन स्टेप हैं, एक लाइट डिपेंडेंट और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट। लेकिन आपके सिलेबस में सीधा सीधा इसके बारे में नहीं है, सीधा सीधा बस जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में शॉर्ट में दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन होती है यानी एब्जॉर्ब की जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से जो आती है लीव्स के अंदर, उसका रिडक्शन हो जाता है और फाइनली ग्लूकोज आपको मिल जाता है। अब जो एनसीईआरटी में जो आगे इसमें दिया है कि ये जो स्टेप्स होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो जाएं, मतलब तुरंत हो जाएं एक के बाद एक। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिजर्ट प्लांट्स ने का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। डिजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा रात के समय ओपन होते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो, क्योंकि अगर दिन के समय में स्टोमेटा ओपन होंगे तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और डिजर्ट में वाटर की काफ़ी स्कैर्सिटी रहती है। तो वाटर को सेव करने के लिए स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय में इंटर हो जाती है। फिर रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटर होती है तो इससे एक इंटरमीडिएट जो है फॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। जब ये मैलिक एसिड जो है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, फिर दिन के समय में जब सनलाइट फॉल होती है तो ये मैलिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो मैलिक एसिड है ये हमारा चेंज हो जाता है पायरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दिन के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलकर, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, और जो हम पीछे प्रोसेस जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, वही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है और ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है लीफ का। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्लोएम और जाइलम है। जाइलम से जो है वाटर आता है रूट से सीधा प्लांट के हर एक पार्ट तक, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम विजल्स के थ्रू, और फ्लोएम जो है ये विजल्स जो होती हैं, जो फूड प्रिपेयर होता है तो फूड फ्लोएम विजल्स के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पहुंचता है। तो इनको टुगेदर वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जो है ये वैक्सी क्यूटिकल, फिर उसके नीचे ये अपर एपिडर्मिस, और यहाँ पर देख लीजिए ये दूसरे सेल्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सेल के अंदर ये ग्रीन ग्रीन से डॉट्स हैं जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, और इसी के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल जो है सनलाइट को जो है ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यहीं पर होती है। ये फिगर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है, तो इसे आप जो है अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें, लर्न कर लें, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्टिविटी 6.1 में
ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि किस तरीके से जो है क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल यानी ज़रूरी होता है। इसके लिए हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें वेरिगेटेड लीव्स हों, यानी ऐसी लीव्स जिसमें कलरफुल पार्ट भी हो और ग्रीन पार्ट भी हो, और इसके लिए हम मनी प्लांट या क्रॉटन प्लांट्स की लीव्स को ले सकते हैं। उसके बाद इस प्लांट को हम डार्क रूम में लगभग 3 दिनों तक रखेंगे ताकि सारा का सारा स्टार्च यूज़ हो जाए। उसके बाद फिर हम इस प्लांट को लगभग 6 घंटे तक जो है सनलाइट में रखेंगे, और फिर उसके बाद इसकी एक पत्ती को हम तोड़ लेंगे। उसमें जो ग्रीन एरियाज है उसे मार्क कर लेंगे और शीट ऑफ पेपर पर उसे ट्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट तक जो है डिप करेंगे, और उसके बाद फिर इस लीफ को जो है अल्कोहल में डालेंगे, जो कि एक वाटर बाथ में रखा हुआ है। इसे हम बॉयल करेंगे अल्कोहल को। उसके बाद देखेंगे कि लीफ का कलर कैसा हो जाता है और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है। तो ये हम बॉयल इसलिए करते हैं ताकि लीफ से सारा का सारा क्लोरोफिल बाहर आ जाए। उसके बाद फिर लीफ को हम जो है आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे कुछ मिनट तक, और उसके बाद फिर लीफ को जब बाहर निकालेंगे और सारी आयोडीन को रिंस ऑफ यानी धो देंगे। उसके बाद जब हम लीफ का कलर देखेंगे तो लीफ का जो कलर है वो ब्लू हो गया होगा, क्योंकि ये ब्लू वहाँ पे हुआ होगा जहाँ पर स्टार्च होगा, और स्टार्च वहीं पर होगा जहाँ पर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहाँ पर होगा जहाँ पर लीफ का कलर ग्रीन रहा होगा। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। अब बात करें अगर कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है, तो हम पढ़ चुके हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा जो हैं वो स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स पर, जिसके ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं यानी टाइनी पोर्स ऑन लीव्स, इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इन होना, ऑक्सीजन का बाहर जाना। इसके अलावा वाटर वेपर भी इससे बाहर आता है। तो इनका काम जो होता है वो मैसिव गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसेस का आदान प्रदान कह सकते हैं। और इसका पर्पस जो है वो मेनली जो है फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ये जो गैसेस एक्सचेंज हैं, ये गैसेस एक्सचेंज जो है रूट में भी होते हैं एपिब्लेमा के थ्रू, और इस स्टेम में भी होते हैं लेंटिकल्स के थ्रू। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि यहाँ देख सकते हैं कि जो गार्ड सेल्स में ये ग्रीन ग्रीन से डॉट्स हैं, ये आपके जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है तो ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, और ग्लूकोज फॉर्म होने की वजह से वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है, और इसी कारण जो है जो बाहर के जो सेल्स होते हैं उससे वाटर यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर आ जाता है, और गार्ड सेल्स जो है वो सोइलअप हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जबकि रात में क्या होता है, रात में जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बंद हो जाती है, तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है गार्ड सेल में, और इस कारण वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर के सेल्स की तरफ चला जाता है, और इस तरीके से जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। अब एक्टिविटी 5.2 को स्टडी करेंगे। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। पहले स्टेप में हम 2 प्लांट्स लेते हैं, पॉटेड प्लांट्स सेम साइज के, और उन्हें डार्क रूम में 2 या 3 दिन के लिए रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो लीव्स हैं वो सारा का सारा स्टार्च जो है वो यूज़ कर लें, और फिर उसके बाद नए सिरे से स्टार्च बना सकें। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, डार्क रूम में रखने का ये रीज़न होता है। उसके बाद दोनों पॉटेड प्लांट्स को ग्लास प्लेट्स पर रखा जाता है। जो पहला पॉटेड प्लांट है उसके पास में जो है वॉच ग्लास में का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाता है, और दूसरे पॉटेड प्लांट को ऐसे ही रख दिया जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों पॉटेड प्लांट जो है वो कवर कर दिए जाते हैं बेल जार से, और उनको वैसलीन से सील करके मतलब धूप में रख दिया जाता है, यानी ये जो है सनलाइट में रखे होते हैं। उसके बाद ये दोनों जो हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, और नए सिरे से फ्रेशली जो है स्टार्च फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो पहला पॉटेड प्लांट है उसके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है,
तो ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये पूरी तरीके से सील पैक्ड होते हैं, तो अंदर एयर जा नहीं सकती। तो इस कारण जो है वो पहला जो पॉटेड प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली होगी। लेकिन जो दूसरा पॉटेड प्लांट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और स्टार्च फॉर्म कर पाएगा। अब इन दोनों पॉटेड प्लांट से कुछ घंटों के बाद लीफ को जो है प्लग करें, यानी उसको तोड़ लें, और उसके बाद जो एक्टिविटी 5.1 थी उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टार्च का टेस्ट करें। तो आप देखेंगे कि जो हमारी सेकंड प्लांट की जो लीफ है उसमें ही स्टार्च फॉर्म होगा, यानी कि जो है आयोडीन के साथ वो कलर देखा, और जो पहले प्लांट की लीफ है उसमें स्टार्च नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल यानी जरूरी होती है।